26 जनवरी 2025 को पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा था। हर तरफ खुशियां और उत्साह का माहौल था, लेकिन सुबह के करीब 4 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को एक हैरान कर देने वाली खबर मिली। सूचना मिली कि गाजीपुर इलाके में आईएफसी पेपर मार्केट के पास शिवाजी रोड और अंबेडकर चौक के बीच जो खाली पड़ी जगह है, वहां कूड़े के ढेर में एक जला हुआ सूटकेस पड़ा है और उस सूटकेस में किसी इंसान की जली हुई लाश नजर आ रही है। इस जानकारी को तुरंत पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाने तक पहुंचाया गया। वहां के एसएचओ निर्मल झा तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। सुबह का उजाला अब तक पूरी तरह फैला नहीं था, लेकिन जिस किसी ने भी सबसे पहले उस सूटकेस को देखा, उसने तुरंत आसपास के लोगों को खबर कर दी। देखते ही देखते लोग बिस्तरों से उठकर घटना स्थल पर आ पहुंचे। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर वो सूटकेस वहां किसने फेंका। क्या उसी शख्स ने उसमें आग लगाई थी और उस सूटकेस में जो लाश है वो किसकी है। पुलिस ने पहले तो भीड़ को पीछे किया ताकि जांच में कोई रुकावट न हो। उसके बाद एसएचओ निर्मल झा खुद सूटकेस के पास पहुंचे। सूटकेस बुरी तरह जल चुका था, लेकिन उसके स्टील के हैंडल अभी साफ नजर आ रहे थे। वे जलने से बच गए थे। सूटकेस के अंदर एक जली हुई लाश थी जो बुरी तरह से काली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर ये साफ था कि उसे जबरदस्ती सूटकेस में ठूसा गया था। जिस हालत में वो ठूसी गई थी, वो लाश अब भी उसी अवस्था में थी। हालांकि शरीर बुरी तरह से जल चुका था, लेकिन लंबे बाल देखकर अंदाजा लगाया गया कि ये महिला हो सकती है। फॉरेंसिक और क्राइम टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और एसएचओ निर्मल झा ने लाश सहित सूटकेस को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के शवगृह में भिजवा दिया और एक सिपाही को वहां निगरानी के लिए तैनात कर दिया। इस रहस्यमय हत्या के मामलों को बीएनएस की धारा 103 के 1 और 238 ए के तहत दर्ज कर लिया गया। हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। एसएचओ निर्मल झा ने आसपास बहुत ध्यान से जांच की, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये पता लगाया जा सके कि मरी हुई लड़की कौन थी और उसकी हत्या किसने की थी। फिर भी अनुभवी पुलिस अधिकारी जानते हैं कि राख में भी सुराग ढूंढा जा सकता है। तभी एसएचओ निर्मल झा की नजर कुछ दूर पे लगे एक सीसीटीवी कैमरे पे पड़ी। उन्हें यकीन था कि इस कैमरे ने उस शख्स की तस्वीर जरूर कैद की होगी जो सूटकेस यहाँ फेंक के गया था। शुरुआती जांच के बाद एसएचओ ने ईस्ट दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धनिया को इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी दी। कुछ ही देर में डीसीपी धनिया मौके पे पहुंच गए। एसएचओ झा ने वो सूटकेस उन्हें दिखाया जो जला हुआ पड़ा था। डीसीपी ने सूटकेस और लाश को बारीकी से देखा। उन्होंने ध्यान से देखकर कहा कि शायद ये युवती बहुत ज्यादा उम्र की नहीं है। जिसने भी इसे मारकर सूटकेस में बंद किया है और आग लगा दी है, जरूर वो आदमी इस महिला का पति या प्रेमी हो सकता है। इसीलिए हमें जांच करते समय दोनों एंगल को ध्यान में रखना होगा। कई बार प्रेमी या पति ऐसे जघन्य अपराध कर बैठते हैं जब वे अपने महिला पार्टनर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। निर्मल झा ने कहा कि इस औरत की हत्या करने के बाद उसके प्रेमी या पति ने उसकी लाश को सूटकेस में भरकर इस सुनसान जगह पर लाकर आग के हवाले कर दिया ताकि लाश की पहचान ना हो सके। मेरा मानना है कि वो व्यक्ति यही आसपास का रहने वाला है। डीसीपी ने एसएचओ की तरफ सवाल भरी नजर डालते हुए पूछा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो आसपास का ही है? सर, आज 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस। इस मौके पे 2-3 दिन पहले से ही हर सीमा और चौराहे पे पुलिस चेकिंग सख्त हो जाती है। हर वाहन की गहन जांच होती है। ऐसे में कोई दूर से लाश को सूटकेस में भरकर यहाँ लाकर नहीं फेंक सकता। यही सोचकर मैंने अंदाजा लगाया कि हत्यारा पास के इलाके का ही होगा। डीसीपी अभिषेक धनिया ने सराहना करते हुए कहा, आपकी बात में दम है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोई भी अपराधी लाश को लेकर इतनी दूर नहीं आ सकता। ये काम जरूर किसी स्थानीय व्यक्ति का है। आप तुरंत फॉरेंसिक टीम से जांच करवाएं। मैं ये केस आपको सौंप रहा हूँ। आपके साथ स्पेशल स्टाफ भी रहेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करें और अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाएं।
निर्मल झा ने जवाब दिया कि सर, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद डीसीपी धनिया कुछ जरूरी हिदायतें देकर वहां से रवाना हो गए। उधर फोरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा करने में जुटी थी। इसी बीच निर्मल झा मौके पे मौजूद लोगों के पास गए और पूछा कि क्या किसी ने इस सूटकेस को यहाँ फेंकते या जलाते हुए देखा है। लोगों ने नाम में सिर हिला दिया। तभी भीड़ में से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सामने आया और बोला, सर, ये सूटकेस रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच यहाँ लाया गया है और जलाया गया है। निर्मल झा ने आश्चर्य से उस अधेड़ से पूछा कि तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह रहे हो। वो व्यक्ति बोला, सर, रात को मुझे टॉयलेट लगी थी, मेरा टॉयलेट छत पे है, मैं वहां गया। जैसे ही वापस मुड़ने लगा, मेरी नजर कूड़े के ढेर की तरफ पड़ी जहां से ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। आग नई नई लग रही थी। मुझे ये देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर यहाँ अक्सर कचरे में आग लगती रहती है। यहाँ के लोग अक्सर कचरे के ढेर को पेट्रोल या किरोसिन से जला देते हैं ताकि सर्दियों में गर्मी मिले। उस रात भी अधिक ठंडी थी, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। आसपास कचरे के ढेर और मांस की दुकानों की वजह से गंध पर भी किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने भी नजरअंदाज कर दिया और नीचे जाकर सो गया। ये घटना सुबह उस समय चर्चा का विषय बन गई जब कॉलोनी में लोगों ने देखा कि कूड़े के ढेर पे कोई सूटकेस जलाया गया है। अधीर ने आगे कहा कि जब उसने पास जाकर देखा तो पता चला कि उस सूटकेस में किसी की जली हुई लाश थी। पुलिस ने उस अधेड़ व्यक्ति से आगे सवाल किया कि जब तुम रूम आए तो क्या तुमने घड़ी में समय देखी थी। अधेड़ व्यक्ति ने जवाब दिया कि सर, मैंने टॉयलेट करने के बाद लौटकर जब मोबाइल देखा तो 1:30 बज रहा था, यानी 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे। ये सुनकर पुलिस अधिकारी निर्मल झा बोले कि इसका मतलब ये हुआ कि सूटकेस रात करीब 1:30 बजे के बाद वहां जलाया गया था। अधेड़ व्यक्ति ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसके बाद झा बोले कि तुम्हारी बात की पुष्टि हम जांच से कर लेंगे। पूर्वी जिला के डीसीपी अभिषेक धनिया के निर्देश पे गाजीपुर थाने के एसएचओ निर्मल झा और स्पेशल स्टाफ की टीम ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में रात 1 बजे से 2 बजे के बीच जो भी वाहन वहां से गुजर रहे थे उन्हें ध्यानपूर्वक देखा गया, उनकी जानकारी नोट की गई। इन फुटेज में कोई भी भारी वाहन तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ स्कूटर और कारें उस समय सड़क पे आती जाती दिखी। पुलिस ने इन सभी कारों पर विशेष ध्यान दिया। जो कारें संदिग्ध लगी उनकी नंबर प्लेट को ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक से स्कैन किया गया और उनके मालिकों की जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान अधिकतर गाड़ियों के मालिक को सही पाया गया, लेकिन एक कार को लेकर पुलिस को शक हुआ। जब पुलिस टीम कार के पते का पता लगाते हुए उत्तर प्रदेश के लूनी में उस व्यक्ति के घर पहुंची तो उसने बताया, साहब, मैंने कुछ समय पहले अपनी हुंडई वर्ना कार अमित तिवारी नाम के आदमी को बेच दी थी, जिसे अब वो कैब चलाने के काम में ले रहा है। एसएचओ निर्मल झा ने पूछा कि ये अमित तिवारी कहाँ रहता है, तो उसने जवाब दिया कि अमित तिवारी पिता गुलाब शंकर तिवारी, एसबीआई बिल्डिंग 3rd फ्लोर, मंगल बाजार रोड, खोरा कॉलोनी, गाजीपुर। यही पता मैंने कार बेचते समय लिखवाया था। ये सुनकर पुलिस टीम हैरान रह गई, क्योंकि वो जगह जहां सूटकेस में लड़की की जलती हुई लाश मिली थी वो गाजीपुर की पेपर मार्केट खोरा रोड के पास ही था। यानी मामला अब और भी गंभीर हो गया था। पुलिस टीम बिना किसी देरी किए तेजी से अमित तिवारी की तलाश में बताए गए पते पे पहुंच गई। उस समय अमित तिवारी घर में अपना बैग पैक कर रहा था, मानो वो कहीं भागने की तैयारी में हो। जैसे ही उसने अपने दरवाजे पे पुलिस के इतने सारे जवानों को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपते हुए बोला, आप लोग यहाँ? एसएचओ मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, हम ही हैं, कहिए कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अमित तिवारी? अमित घबराते हुए स्वर में बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता? एसएचओ निर्मल झा ने गंभीर लहजे में कहा, हमें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है तिवारी, और ये भी जानते हैं कि तुमने बीती रात अपनी प्रेमिका की लाश एक सूटकेस में भरकर गाजीपुर की पेपर मार्केट के पास जला दी थी। ये सुनते ही अमित बुरी तरह घबरा गया और बोला, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रात भर अपने कमरे में सो रहा था। एसएचओ ने सवाल किया, तो तुम्हारी हुंडई वर्ना कार कल रात 1:30 बजे के आसपास पेपर मार्केट में क्या कर रही थी? उसे कौन चलाकर वहां लेकर गया था?
अमृत घबराते हुए बोला, मुझे नहीं पता सर। निर्मल झा ने इशारा किया और तुरंत दो पुलिसकर्मी ने अमित को पकड़ लिया। वो चीखने लगा, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और उसे थाने ले आई। थाने में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो रोते हुए बोला, सर मैंने ही सिल्वा की हत्या की थी। वो मुझसे शादी करने का दबाव बना रही थी। रात करीब 8:30 बजे हमारी इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर मैंने अपनी कोहनी से सिल्वा को मारा और फिर गला दबाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। सच्चाई ये है कि शिल्पा का घर गुजरात के सूरत में था। उसके पेरेंट्स वहीं रहते थे, लेकिन नवंबर 2024 में उसने घर छोड़ा और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भागकर आ गई। हम दोनों लिव इन में रहने लगे। इसके बाद शिल्पा मेरे ऊपर शादी का दबाव बनाने लगी। उसका कहना था कि तुम अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ अस्थायी रूप से रहो। जब मैंने शादी का विरोध किया तो शिल्पा ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को झूठे केस में फंसा दूंगी। दरअसल शिल्पा रिश्ते में मेरी चचेरी बहन लगेगी। हम दोनों रिश्ते में भाई बहन लगेंगे। मैंने कभी उसे दिल से प्यार नहीं किया। वो मुझसे एक तरफा प्यार करती थी और 1 महीने पहले ही मेरे पास खोरा कॉलोनी गाजियाबाद आई थी। हम एक ही परिवार में रहने लगे तो बहक गए और हमारे बीच वो सब हो गया जो किसी पति पत्नी के बीच होता है। यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। फिर वो मुझसे शादी करने की जिद करने लगी, धमकी देने लगी। अगर मैंने शादी नहीं की तो वो मुझ पे रेप का केस करके मुझे जेल भिजवा देगी। मैं बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया। एसएचओ ने पूछा, वो कहाँ से भागकर आई थी और उसका परिवार कहाँ रहता है? अमित बोला, सर वो मेरी चचेरी बहन थी। हमारा परिवार शिवा ग्लोबल सिटी 4 मेन रोड, थाना बादलपुर, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में रहता है। शिल्पा के पिता गुजरात के सूरत शहर में काम करते हैं और फिलहाल पूरा परिवार वही है। नवंबर 2024 में वो सूरत से भागकर मेरे पास आ गई थी। एसएचओ ने अगला सवाल किया, तुम्हें उसकी लाश को सूटकेस में बंद करके जलाने का तरीका किसने बताया? अमित ने जवाब दिया, सर ये आइडिया मेरे दोस्त अनुज शर्मा का था। हत्या के बाद मैंने उसे सब कुछ बताया और मदद मांगी तो उसने ही लाश को सूटकेस में बंद कर उसे जलाने की सलाह दी थी। मैंने जब अनुज से मदद मांगी तो वो तुरंत मेरे पास आ गया। उसी ने ये सुझाव दिया कि लाश को एक बड़े सूटकेस में डालकर कैब से किसी दूर दराज इलाके में ले जाया जाए और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी सुनसान नदी किनारे उसे फेंक दिया जाए। मेरे पास एक बड़ा सा सूटकेस पहले से था। हम दोनों ने मिलकर लाश को उस सूटकेस में डाल दिया। फिर योजना के अनुसार हम पहले रास्ता देखने के लिए एक कैब से यूपी बॉर्डर तक गए। 26 जनवरी वाले आने वाली थी, जिस वजह से सीमा पे कड़ी चेकिंग हो रही थी। हमारी कैब को भी 2 बार रोका गया और तलाशी ली गई। इससे हम डर गए। हमें लगा कि अगर पुलिस को सूटकेस के अंदर लाश मिल गई तो हम पकड़े जाएंगे। इस वजह से हमने दूर ले जाने का इरादा छोड़ दिया। फिर हमने तय किया कि लाश को पास के किसी इलाके में ही ठिकाना लगाया जाए। रात को करीब 1 बजे हम सूटकेस को कैब की डिक्की में रखकर गाजीपुर की पेपर मार्केट की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक पेट्रोल पंप से हमने 160 रुपए का डीजल का एक बोतल भरवाया। फिर हम गाजीपुर के शिवाजी रोड और खोरा रोड के पास आईएफसी पेपर मार्केट की ओर गए। वहाँ पे एक तरफ बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था और चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था। हमने कार रोकी, डिक्की से सूटकेस निकाला और उसे कूड़े के ढेर पे रख दिया। ऊपर से कुछ सूखी घास और कचरा डालकर डीजल छिड़का और फिर आग लगा दी। जब आग की लपटें ऊपर उठने लगी तो हम जल्दी से कैब लेकर वहां से निकल गए। अनुज उसी रात अपने घर लौट गया। मैं भी घर जाकर सो गया। अगले दिन मैं प्रयागराज भागने की सोच ही रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान निर्मल झा ने अनुज का पता पूछा तो अमित ने बताया कि अनुज शर्मा D1662 करण विहार खोला कॉलोनी में रहता है। पुलिस ने वहां दबिश दी और अनुज को घर से ही पकड़ लिया। उसे हिरासत में लेकर गाजीपुर थाने लाया गया। 22 वर्षीय अनुज और उसके पिता जगदीश शर्मा गांव में रहते थे। वो यहाँ वेल्डिंग का काम करता था और कभी कभी कैब भी चलाता था। शिल्पा अमित से 3 साल बड़ी थी। अमित की उम्र 22 साल और शिल्पा की उम्र 25 साल थी।
पुलिस ने शिल्पा के परिवार को फोन पर उसकी हत्या की खबर दी और गाजीपुर थाने बुलाया। पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश परिवार को सौंप दी गई। इसके बाद पुलिस ने अमित और अनुज को डीसीपी अभिषेक धनिया के सामने पेश किया। उन्होंने केस को 24 घंटे में सुलझाने पर स्पेशल स्टाफ और थाने के एसएचओ निर्मल झा को बधाई दी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी इस कहानी ने हमें एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सच सिखाया है कि रिश्तों के नाम पर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। प्यार अंधा नहीं होना चाहिए और ना ही किसी रिश्ते की आड़ में गलत को सही मान लेना चाहिए। शिल्पा ने जिसे बचपन में अपना भाई माना, उसी को जब प्यार में बदल दिया तो वो रिश्ता समाज के दायरे से भी बाहर चला गया और अंत में उसे उसकी जान से हाथ धोना पड़ा। इस केस ने ये भी सीख मिलती है कि अगर कोई रिश्ता गलत दिशा में जा रहा हो, अगर कोई लड़का लड़की को ब्लैकमेल करे, दबाव बनाए या डराए, तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय समय रहते किसी भरोसेमंद परिवारजन या कानून की मदद लेनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आपका बच्चा, बहन या दोस्त किसी गलत रिश्ते में फंस रहा है तो उसे डांट कर नहीं, समझाकर बाहर निकालिए, क्योंकि कई बार सच्चा साथ एक जान बचा सकता है। बाकी इस कहानी पर आप सबकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश से जुड़ी क्राइम की स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले स्टोरी आप तक पहुंचे। धन्यवाद।